हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज हम क्लास 12 अंतरा भाग 2 जिसका लेसन नंबर 7 है, जहाँ कोई वापसी नहीं। यह लेखक इसके निर्मल वर्मा है और हम आज इस चैप्टर पे आधारित जो क्वेश्चन आंसर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? लेसन में अमझर गांव का नाम है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि अमझर का अर्थ क्या है। आंसर, अमझर दो शब्दों से मिलकर बना है, आम और झरना, जिसका अर्थ होता है आम का झरना। इस आधार पर अमझर शब्द का अर्थ क्या हुआ? वह स्थान जहां आम झरते हों। जब से यह घोषणा गांव में हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नवा गांव के बहुत से गांवों को नष्ट कर दिया जाएगा, तब से इस गांव में जो आम के पेड़ हैं उन्होंने फलना फूलना ही छोड़ दिया है। अमझर गांव नवा गांव के क्षेत्रफल में आता है, तो उसे भी उजाड़ा जाएगा। यह सूचना मानव प्रकृति को भी पता चल गई है, अतः इस वजह से अमझर गांव में सूनापन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो आंसर लिखेंगे कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हजारों गांव के उन लोगों को कहा गया है जिन्हें आधुनिकता के नाम पर अपना गांव छोड़ना पड़ा है। भारत की प्रगति तथा विकास के लिए इन्हें अपने घर, खेत खलिहान, पैतृक जमीन इत्यादि छोड़नी पड़ी है। वे विस्थापन का वह दर्द झेल रहे हैं जो उन्हें औद्योगिकरण के कारण मिला है। पहले वे शरणार्थी थे जिन्हें भारत पाक विभाजन में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा था, लेकिन अब ये जो नए शरणार्थी हैं, ये औद्योगिकरण के कारण विस्थापन का दर्द इन्हें झेलना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? विस्थापन जनरली 2 तरीके से होता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जब भी लोगों को मजबूर होकर, क्योंकि उनके घर बार नष्ट हो जाते हैं, रोजगार ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो कुछ समय के लिए वहाँ से कहीं और विस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के कारण विस्थापन होता है। और दूसरा है औद्योगिकरण के नाम पे विस्थापन, यानी लोगों का घर, ज़मीन, गांव उद्योग के क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं, और इस प्रकार से जो वहाँ रह रहे लोग होते हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। तो ये दोनों प्रकार का जो विस्थापन है, इसमें क्या अंतर है, यह पूछा जा रहा है आपसे। आंसर होगा, प्रकृति के कारण जो विस्थापन मिलता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय के बाद पूर्ण की जा सकती है। लोग प्राकृतिक आपदा के बाद पुनः अपने स्थानों पर जा बसते हैं। सब कुछ नष्ट होने का दुख तो होता है, लेकिन अपनी ज़मीन से वे जुड़े रहते हैं। औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन मिलता है वह थोपा गया होता है। इसमें मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलिहान, अपनी यादों तक को वह खो देता है। उसे पुनः मिलने की आशा होती ही नहीं है। बेघर होकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकने के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित लोग होते हैं, कुछ समय बाद, जैसे जब सब कुछ ठीक हो जाता है, सामान्य हो जाता है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वह वापस अपने ज़मीन में, अपने गांव में लौट सकते हैं या दोबारा से खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोग होते हैं, उनके पास वापस अपने गांव में या अपने पैतृक जो उनकी संपत्ति है, उनके खेत खलिहान है, वहाँ लौटने का उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जो उनका घर होता है वहाँ तो उद्योग लग चुका है, तो अब वो वापस कभी लौट ही नहीं सकते। तो इसीलिए लेसन का नाम भी है जहाँ कोई वापसी नहीं, अर्थात इस प्रकार का विस्थापन जिसमें लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस अपने गांव, खेत खलिहान, जमीन में लौटने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चिंताएं हैं वह यूरोप से भारत की अलग कैसे है। जाहिर सी बात है, जब दोनों की भौगोलिक स्थितियां ही अलग है एक दूसरे से,
तो वहाँ पे जो पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं होंगी वह भी एक दूसरे से भिन्न होगा ही। आंसर होगा यूरोप में लोग मानव तथा भूगोल के मध्य बढ़ रहे असंतुलन को लेकर चिंताएं करते हैं। भारत में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ पर पर्यावरणीय चिंताएं मानव तथा संस्कृति के मध्य समाप्त हो रहे पारंपरिक संबंध से है। हमारे यहाँ संस्कृति पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण विद्यमान नहीं रहेगा तो संस्कृति भी अपना अस्तित्व खो देगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हिंदू धर्म में बहुत सी पूजा पाठ है जिसमें हम प्रकृति, जैसे पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना, तुलसी का पूजन करना, केले के पेड़ में जल डालना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक संस्कार से जुड़े हुए हैं और वह हमारी संस्कृति है। अर्थात मनुष्य का पर्यावरण और संस्कृति के बीच एक संतुलन है, एक बैलेंस है और यह तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, रचे बसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी अर्थात दुख क्या है? स्वतंत्रोत्तर भारत यानी आज़ाद भारत का आंसर होगा, लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत के शासन वर्ग ने औद्योगिकरण को भारत के विकास और प्रगति के रूप में चुना। उनका मानना था कि औद्योगिकरण को अपनाकर भारत को पुनः अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। यह मात्र पश्चिमी देशों की नकल स्वरूप थी। हमने जो प्रकृति और संस्कृति का प्रेम भरा संबंध था उसे नष्ट कर डाला। हम चाहते तो यह प्रयास कर सकते थे कि यह संबंध भी नष्ट नहीं होता और हम विकास और प्रगति को प्राप्त कर जाते। यही स्वतंत्र उत्तर भारत की ट्रेजेडी है। यहाँ पे इसका आंसर में ये कहा जा रहा है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा दुख क्या है आज़ादी के बाद? तो यही है कि आज़ादी के बाद हमने प्रगति की राह चुनी, हमने विकास के लिए उद्योग लगाए और यह ज़रूरी भी था, परंतु हमने पर्यावरण को अनदेखा किया और इस प्रकार से क्या हुआ कि पर्यावरण को हम नष्ट करते गए और हम उसे विकास का नाम देते गए और इस प्रकार से संतुलन बिगड़ गया। यह इसलिए हुआ कि हम बिना सोचे समझे जो पश्चिमी देश हैं जैसे यूरोप, अमेरिका, उसकी नकल करते रहे और इस प्रकार से हमने ये नहीं देखा कि वहाँ पे तो पर्यावरण जो संबंधी चिंताएं हैं या जो भी है वो सिर्फ पर्यावरण को लेकर है, लेकिन हमारे यहाँ तो पर्यावरण, प्रकृति जो है वह संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हम बिना उसे नष्ट किए भी विकास कर सकते थे। जैसे चैप्टर में भी लेखक कहते हैं कि सिंगरौली को जब उजाड़ा जा रहा था क्योंकि वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी, वनस्पति था और रिसोर्सेज तो थे ही वहाँ पे, तभी तो लोगों की नज़र उस पर पड़ी। तो इतना अच्छा उपजाऊ ज़मीन पे उद्योग लगाना कोई समझदारी नहीं है। लेखक कहते भी हैं लेसन में कि अगर इसकी जगह कोई बंजर ज़मीन होती तो शायद मुझे दुख न होता, परंतु यहाँ पे लोग रह रहे हैं। यह बहुत हरा भरा और काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हरी भरी वनस्पतियाँ हैं और इन सब को उजाड़ करके यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जा रहा है जो कहीं से भी लेखक को सही नहीं लग रहा है। तो आज़ाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? कहने का तात्पर्य है कि उद्योग जो हम लगाए जा रहे हैं तो विकास तो हो रहा है, लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण का संकट पैदा हो रहा है। तो यह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? आंसर में लिखेंगे कि औद्योगिकरण पर्यावरण का संकट पैदा करने में सबसे बड़ा कारण रहा है। औद्योगिकरण के लिए सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहाँ के परिवेश को नष्ट कर डाला। इसका प्रभाव यह पड़ा कि प्राकृतिक असंतुलित हो गया। औद्योगिकरण ने विकास तो दिया लेकिन प्रदूषण भी हमें दे दिया। प्रदूषण ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया और वहाँ के सौंदर्य को नष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि उद्योग जब हम लगाते हैं तो पहले उस जगह पे जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे, उन सबको काट दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया और जब उद्योग लग जाता है तो उससे जो कचरा होता है, जो प्रदूषित रसायन होते हैं, वो सभी आसपास ही उन्हें नालों के माध्यम से या नदियों में या आसपास के जो झरने होते हैं उनमें छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण
और उद्योग लगाने पे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और इस प्रकार से पर्यावरण में अनेक प्रकार के जो संकट हैं वो पैदा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है आपको। नीचे जो 2 पंक्ति दी गई है, पहला पंक्ति क्या है, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आया है कि जब सिंगरौली के अंदर जो नवा गांव है और उस नवा गांव के अंदर एक गांव है अमझर, उन सब में क्या होगा, उसे एक प्रोजेक्ट के अंदर उसका विकास किया जाएगा, वहाँ उद्योग लगाए जाएंगे। तो उसमें अमझर जो गांव है उसकी बात की जा रही है कि अमझर गांव में जो लोग हैं उनको पता चल गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्हें विस्थापित किया जाएगा। और जो अमझर गांव है, जिस गांव का नाम ही पड़ा है अमझर इस कारण क्योंकि वह गांव आम के पेड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर आम के मौसम में आम झड़ते रहते हैं। और जब से यह पता चला है लोगों को कि उन्हें कुछ ही दिनों में वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा और उनकी जो जहाँ वो रह रहे हैं उनका जो मकान है उन्हें तोड़ दिया जाएगा, आसपास के जो जंगल हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनको साफ करके वहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे, तो सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं कि वह बहुत ही जल्दी अपने जड़ जमीन जंगल से दूर होने वाले हैं। तो आदमी तो उदास है ही, लेकिन साथ साथ जो पेड़ हैं उन्होंने भी फल देना बंद कर दिया है, पेड़ जैसे सूखते जा रहे हैं। और वहीं पे ये लाइन आया है कि आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। और ये लाइन यह दर्शाता है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। तो इसका आशय स्पष्ट कैसे करेंगे देखते हैं हम। प्रकृति तथा मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य सदैव से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया है, अतः यदि मनुष्य दुखी होता है तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ता है। पेड़ और मनुष्य का रिश्ता सदियों से साथ का रहा है। पेड़ों ने मनुष्य सभ्यता को बढ़ाया ही नहीं है बल्कि उनका पालन पोषण भी किया है। अतः जब मनुष्य ही अपने परिवेश से हटा दिए जाएंगे तो पेड़ कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। यही कारण है कि आदमी के उजड़ने पर पेड़ों का जीवित रहना संभव नहीं है। अब हम जो इसकी सेकंड पंक्ति है जिसका आशय स्पष्ट करना है, प्रकृति और इतिहास के बीच का जो गहरा अंतर है, तो आंसर होगा प्रकृति और इतिहास के बीच का अंतर उनके स्वभाव से स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति जब किसी आपदा को भेजती है तो पुनः मनुष्य को जीने का अवसर प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य है कि जब वह आपदा टल जाती है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या फिर सुनामी हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो फिर क्या होता है, सूखा पड़ गया, तो कुछ समय के बाद जब वो आपदा टल जाती है तो मनुष्य वहाँ पर वापस लौट सकता है। उसके पास एक वजह होता है, एक ऑप्शन होता है वापस लौटने का। और यह सभी जानते हैं कि इतिहास जब मनुष्य सभ्यता को उजाड़ता है तो उसके अवशेष ही मात्र रह जाते हैं, उनके पुनः बसने की आशा ही समाप्त हो जाती है। तो ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपको कुछ लाइंस में ये जो आधुनिक शरणार्थी है इसके बारे में बताना है कि ये है क्या। ख नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण की अनिवार्यता यानी जरूरत क्या है। क, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध। तो सबसे पहले जो क नंबर का सेंटेंस है उस पर टिप्पणी देखते हैं। वैसे लोग जो औद्योगिकीकरण के कारण अपने घर, गांव तथा जमीन से अलग होकर विस्थापित होते हैं, ऐसे लोगों को ही पाठ में आधुनिक शरणार्थी कहा गया है। यहाँ पे शरणार्थी के आगे आधुनिक शब्द जोड़ा गया है क्योंकि शरणार्थी का जो अर्थ होता है वो होता है कहीं पे शरण लेना, और यहाँ पे आधुनिक का अर्थ हुआ कि ये स्वतंत्रोत्तर भारत के शरणार्थी हैं, आज़ादी के बाद के भारत के शरणार्थी। यानी किस प्रकार के शरण लेने वाले शरणार्थी हैं जो विस्थापित होते हैं। किस प्रकार से विस्थापित होते हैं? औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित होते हैं, ना कि प्राकृतिक आपदा के कारण। इसीलिए टिप्पणी में हमने यही लिखा कि वैसे लोग जो औद्योगिकीकरण के कारण अपने घर, गांव तथा जमीन से अलग होकर विस्थापित होते हैं, ऐसे लोगों को ही पाठ में आधुनिक शरणार्थी कहा गया है। दूसरा जो पॉइंट था हमारा, औद्योगिकीकरण की क्या अनिवार्यता है।
अनिवार्यता अर्थात क्यों जरूरत पड़ी औद्योगिकरण की? तो इसके आंसर में लिखेंगे, यह बात सच है कि औद्योगिकरण के कारण लोगों को रोजगार एवं हम विकास की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि औद्योगिकरण के कारण कोई भी व्यक्ति विस्थापित ना हो तथा पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यदि हम संतुलन बनाकर विकास करेंगे तभी हम प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जिसे हम विकास का नाम दे रहे हैं वह हमारे लिए एक दिन विनाश साबित होगा। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध क्या है, रिश्ता क्या है? तो इस पर टिप्पणी कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे समझाएंगे, कैसे क्लियर करेंगे? आदिकाल से ही मनुष्य का प्रकृति से और संस्कृति से एक अटूट संबंध रहा है। मनुष्य प्रकृति के बीच रहकर ही अपना विकास कर सकता है तथा दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ वह अपनी एक संस्कृति भी निर्मित करता है जिससे वह जुड़ा हुआ होता है। तो ये रिश्ता है प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। आपको भाव सौंदर्य लिखना है कि ये जो पंक्ति दी गई है इसका भाव क्या है, एसेंस क्या है, अर्थ क्या है, क्या छुपा हुआ है इस लाइन में। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। निर्मल वर्मा कहते हैं कि सिंगरौली अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह था और उसकी खूबसूरती के कारण ही लोगों की नज़र उस पर गई। उसकी जो प्राकृतिक संपदा थी उसके कारण ही जो पूंजीपति वर्ग था उसकी निगाह वहाँ गई और उन्होंने उस प्राकृतिक संपदा को दोहन करना चाहा। और इसके कारण ही लेखक कहते हैं कि अगर सिंगरौली प्राकृतिक संसाधनों से या प्राकृतिक संपदा से इतनी भरपूर नहीं होती तो शायद उसे उजाड़ा नहीं जाता। इसीलिए यह लाइन है कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। वहाँ की वनस्पति, वहाँ की भूमि या फिर वहाँ का प्राकृतिक संपदा के कारण ही उसे उजाड़ दिया गया, अर्थात उसकी संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। तो इसका भाव में हम यही लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि यदि कोई स्थान खनिज संपदा से भरा हुआ है तो यह उस स्थान के लिए वरदान नहीं अभिशाप है, क्योंकि उसकी खनिज संपदा के दोहन के लिए उस स्थान को उजाड़ दिया जाता है। जैसा हमने एग्जाम्पल में लेसन में सिंगरौली को देखा। हजारों लोगों को बिना किसी कसूर के अपने गांव घर को छोड़कर जाना पड़ता है, अर्थात विस्थापित होना पड़ता है। अब ख नंबर जो हमारी पंक्ति है उसका भाव स्पष्ट करना है। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। तो उत्तर क्या लिखेंगे? इस पंक्ति के माध्यम से कवि निर्मल वर्मा जी ने भारतीयों का प्रकृति के साथ संबंध बताया है। वह कहते हैं कि मनुष्य का प्रकृति के साथ गहरा संबंध कुछ इस प्रकार है कि हमने प्रकृति को अपने जीवन में इस तरह से रचा बसा लिया है कि हमें इसे शब्दों में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जो भाषा की बात है आपकी पुस्तक में, वहाँ से मैंने इसे लिया है, भाषा की बात। इन मुहावरों पर आपको ध्यान देना है। ये मुहावरे जो हैं ये आपके लेसन में आए हुए थे और इस मुहावरे का अर्थ और इस पे वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला है हमारा मटिया मेट होना। मटिया मेट होने का अर्थ होता है सब पर पानी फिर जाना। तो सब कुछ समाप्त हो जाना, मटिया मेट होना, सब कुछ समाप्त हो जाना। वाक्य हम कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने तरफ से कुछ भी बना सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बनाया है अपनी बीमारी के कारण सीता परीक्षा में बैठ न सकी और उसकी मेहनत मटिया मेट हो गई। दूसरा मुहावरा है आफत टलना, अर्थ होगा मुसीबत चली जाना। वाक्य है उसके उधार दिए पैसे किसी तरीके से मैंने चुका दी और अब आफत टली। तीसरा मुहावरा है ना फटकना, अर्थ होगा पास ना आने देना। वाक्य मुझे वह पसंद नहीं है इसलिए मैं उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं देती। यहाँ पर यह जो हमारा लेसन है ये समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से।
और फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।